हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और मुझे ऐसा है कि ऐसा लगता है आप सभी अच्छे होंगे। तो मिलते हैं आज के वीडियो में। और आज क्लास 11th का केमिस्ट्री का टॉपिक है आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई भी एटम होता है, उसका जो वैलेंसी शेल होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है सबसे लूज बाउंडेड होता है। ठीक है, अब बाउंडेड तो है, चाहे वो लूज ही है। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए, तोड़ने के लिए, उस अट्रैक्शन से बाहर निकालने के लिए हमें कुछ ताकत लगानी पड़ेगी। और वो ताकत लगती है ऊर्जा के रूप में, और उसी ऊर्जा को हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा। और जैसा कि आपको पता है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो वो एक आयन बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा, कैटायन बनाएगा, इसलिए हम उसको आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो एग्जैक्टली ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी वह ऊर्जा हो जाती है आयनन ऊर्जा। ये हमने डिस्कस किया था और उसका रीजन भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं, और उस बाउंडेशन को तोड़ने के लिए या अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो कुछ फैक्टर्स की अगर बात कर लेते हैं कि जो इस आईपी की वैल्यूज को इफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे, जिसमें से कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे कि सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज यानी परमाणु का, या हम इसको एटॉमिक रेडियस भी से भी नोट कर सकते हैं। एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना, परमाणु त्रिज्या। तो जैसा आपको पता है, त्रिज्या जितनी बड़ी होगी साइज भी उतना बड़ा होगा। तो हम एक एज्यूम करते हैं दो एटम को, जिसका एक का साइज तो है छोटा और दूसरे का साइज है थोड़ा सा से बड़ा साइज है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका डिस्टेंस होता है कम और यहाँ पर डिस्टेंस होता है ज्यादा। तो यहाँ पर हम इसको वैल्यू माने R1 और इसकी वैल्यू कहें R2। तो R2 वाला जो एटम है वो R1 वाले एटम से साइज में बड़ा होगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन जो फोर्स होगा उसका वैल्यू भी कम होगा। ठीक है ना, डिस्टेंस बढ़ गई ना, तो डिस्टेंस बढ़ने से जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लूज बाउंडेड हो जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन को इजीली यहाँ से रिमूव किया जा सकता है, इजेक्ट किया जा सकता है, और इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कंपैरेटिवली कम होगी। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, तो मतलब ये होगा तो डेफिनेटली अपन कह सकते हैं साइज अगर घटेगी तो आईपी का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है आयनन ऊर्जा, जिसे अपन आईपी से डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक, इसका मतलब है अगर रेडियस अगर इंक्रीज होती है, अगर किसी एटम का रेडियस इंक्रीज होता है तो अट्रैक्शन जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो आईपी का वैल्यू है ना, आईपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रेडियस बढ़ेगी तो आईपी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा अपन फैक्टर की बात करें तो एक दूसरा फैक्टर है प्रभावी नाभिकीय, प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसे रिप्रेजेंट करेंगे जेड इफेक्ट से। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी जो संयोजी कोश का जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नेट आकर्षण बल, नेट आकर्षण बल, जिसे हम कहेंगे जेड इफेक्ट कहेंगे। नेट आकर्षण बल का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें एक एटम को दोबारा से समझना पड़ेगा। जैसे कि ये कोई एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और इसके पास शेल है, बहुत सारे शेल हैं।
ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। और जैसा कि आपको पता है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और मान लेते हैं थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है, हम 1 इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहे हैं। अब होता क्या है, जैसा आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, डेफिनेटली होगा ही। और अगर अपन ये माने कि यहाँ पर ये 11 हमने 11 इलेक्ट्रॉन्स किए हैं, तो डेफिनेटली न्यूक्लियस में भी कितने प्रोटॉन होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आपका रेशियो देखें तो 1:1, तो ऐसा फील होता है कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट करता है, तो उनका जो अट्रैक्शन फोर्स है 1:1 का हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जैसा कि दिखता है वैसा नहीं है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि इसके इनर शेल में ये इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। तो जैसे कि फर्स्ट और सेकंड शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज ही होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, रिपल्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन भी रिपल्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अंदर वाला इलेक्ट्रॉन भी रिपल्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे, रिपल्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो अट्रैक्शन वैल्यू है वो कंपैरेटिवली जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाएगा। कुछ अट्रैक्शन इस रिपल्शन से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर ज्यादा रिपल्शन होता तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, रिपल्शन फोर्स की वैल्यू कम है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस में रहता है। तो इसका मतलब है जो इस पर अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन हम ये मान सकते हैं, इसको अपन ये कह सकते हैं, इस पर जो अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू है वो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जितना अट्रैक्शन फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर लगेगा वही अट्रैक्शन फोर्स होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो अपन ये बोल सकते हैं प्रभावी नाभिकीय जो आवेश है ना, वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, नाभिकीय आकर्षण बल के माइनस इस प्रतिकर्षण बल के, जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा लगेगा उस प्रतिकर्षण बल के, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो नाभिकीय आकर्षण बल होगा वो उसके ऑब्वियसली परमाणु क्रमांक, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है उसके इक्वल होगा। और इस प्रतिकर्षण बल को जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स इस पर डाल रहे हैं इसको अपन बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक हो गया Z, और शील्डिंग जो प्रभाव है उसकी वजह से जो वैल्यू आएगी हम उसे शील्डिंग कांस्टेंट कहते हैं या स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं, तो ये हो जाता है सिग्मा। तो ये हो जाएगा एक कांस्टेंट वैल्यू जिसका वैल्यू स्लेटर ने दिया था, तो स्लेटर कांस्टेंट भी इसे बोला जाता है। तो ये हो जाता है जेड इफेक्ट। तो ऑब्वियसली आज मैं केवल आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जेड इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगले आने वाली वीडियोस में करेंगे, लेकिन आज मैं आपको केवल इतना ही बताने जा रहा हूँ कि जेड इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। अब देखो जेड इफेक्ट का मतलब ये, अब इसका मतलब आपको समझ आ रहा है कि ये आकर्षण बल और ये इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, तो जेड इफेक्ट का वैल्यू जो होगा वो जेड के इक्वल तो नहीं होगा, जेड से थोड़ा सा कम होगा। तो जितना होता है उसे हम कर लेंगे जेड इफेक्ट बोलेंगे। अब जैसे ही इस पर इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्ट का वैल्यू बढ़ेगा, जेड इफेक्ट का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आएगा तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और रेडियस कम हो जाएगा, ठीक है। रेडियस कम हो जाएगा यानी अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, तो आईपी का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम इसको कैजुअली बोल सकते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश प्रोपोर्शनल को हम यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं प्रोपोर्शनल टू
IP। इसका मतलब है जेड इफेक्ट अगर बढ़ता है तो उस एटम का IP भी बढ़ेगा। ठीक है, एक आपको थर्ड पॉइंट पे एक स्क्रीनिंग या शेडिंग इफेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा जो प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर हम ये माने कि जैसे मैंने आपको बताया था ये इलेक्ट्रॉन इसको दोबारा से इस पर बात करते हैं, ये इसको रिपल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसको रिपल कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है उस पर इनर इलेक्ट्रॉन एक शील्ड बना है। हम ये कह सकते हैं कि शील्ड बना है, एक स्क्रीन बना देते हैं जिससे आउटर इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये वाला जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उस पर जो अट्रैक्शन फोर्स है उसका वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये जो स्क्रीन बनती है, ये शील्ड बनती है, इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अगर हम ये कहें कि इसका अट्रैक्शन, इसका रिपल्शन फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो साइज में क्या हो जाएगी, साइज इंक्रीज हो जाएगी, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगी, और एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा यानी ज्यादा रिपल्टिव होगा, है ना। अब ये जो स्क्रीन बन रहा है वो रिपल्शन से ही हो जाएगा, यूं मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो अब इस पर जो ये आगे जा करके इसके साइड रिपल्ट करेगा तो इसका साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा और जिसकी वजह से IP का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक फैक्टर होता है ये। ठीक है, अब ये फैक्टर आपको डी ब्लॉक के जब IP है उसको कैलकुलेट करने में यूज होता है, तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोबारा से। अब इसका जो थर्ड पॉइंट है या फोर्थ पॉइंट है वो है पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, है ना, इसको बोलते हैं भेदन प्रभाव। भेदन प्रभाव, इसके बारे में बात करेंगे। भेदन प्रभाव क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जैसा कि आपको बताया कि किसी एटम में शेल होते हैं, उस शेल में बहुत सारे सब शेल होते हैं। अब जो सब शेल होते हैं वो होते हैं S, P, D एंड F, 4 सब शेल होते हैं। किसी में एक ही सब शेल होगा, जैसे जैसे उसका N का वैल्यू बढ़ेगा उसके सब शेल्स बढ़ते जाते हैं। अब जैसे मान लेते हैं 3 या 4 में 4 सब शेल हो जाएंगे N/3 के लिए, तो इसमें सबसे जो नियरेस्ट सब शेल होता है वो S सब शेल होता है, और जैसे जैसे सब शेल्स बढ़ेंगे उनका वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं। इसका मतलब है सबसे नियरेस्ट होगा S, उससे दूर होगा P, उससे दूर होगा D और सबसे दूर होगा F। अब सबसे दूर F है और सबसे नजदीक S सब शेल है, तो डेफिनेटली अट्रैक्शन जो फोर्स है S सब शेल के इलेक्ट्रॉन पर वो सबसे ज्यादा हो जाएगा, और S इलेक्ट्रॉन पर जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो उसका IP जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और इसका मतलब है IP का वैल्यू अधिक हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट है, जिस सब शेल का पेनिट्रेटिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उसका IP उतना ही अधिक होगा। तो एक लेटर से एक एग्जांपल अपन लेकर चलते हैं, प्रॉब्लम बनाया जाता है। जैसे कि एक बात करते हैं बोरॉन एंड बेरिलियम। ठीक है, अब बेरिलियम में जो इलेक्ट्रॉन आता है वो S सब शेल में आता है, और बोरॉन में जो इलेक्ट्रॉन आता है वो P सब शेल में आता है। ठीक है ना, अब S सब शेल न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होगा और P होता है डिस्टेंस पर, तो S सब शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो IP है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो Be का जो IP है वो बोरॉन से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाता है। जैसे कि अगर अपन इसके हिसाब से बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था प्रभावी आपकी एवरेज जेड इफेक्ट, तो Be पहले आता है, बोरॉन बाद में आता है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग B का IP ज्यादा होना चाहिए था, B का कम होना चाहिए। लेकिन ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट की वजह से Be का जो IP है वो हो जाता है ज्यादा और बोरॉन का IP हो जाता है कम, क्योंकि Be में इलेक्ट्रॉन होता है S सब शेल में जिसका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट होता है ज्यादा। अब बात करते हैं एक लास्ट इफेक्ट की, जो 5वां इफेक्ट है वो है हाफ फिल्ड
एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स की बात करें तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जैसे कि p3 या d5 की बात करें, यहाँ फुल फिल्ड जैसे p6 या d10 की बात करें, तो ऐसे सबशेल का स्टेबलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि इनका जो स्टेबलाइजेशन है वो स्टेबलाइजिंग एनर्जी पर डिपेंड करता है, और स्टेबलाइजेशन जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है एक्सचेंज एनर्जी पर। यानी कि जिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए एक्सचेंज एनर्जी का वैल्यू, जैसा कि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि जिसका एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है वो एक्सचेंज एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा, तो क्या कहते हैं कि उसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना काफी टिपिकल हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ता है, तो उसका आईपी का वैल्यू हो जाता है ज्यादा। तो यहाँ पर एक हम बना सकते हैं कि जैसे कि फुल फील्ड जो ऑर्बिटल होते हैं, फुल फील्ड ऑर्बिटल्स का आईपी सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के लिए, और उससे कम जो अदर कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं उनके लिए आईपी का वैल्यू होगा कम। तो यहाँ पर जैसे कि जो नोबल गैसेज उनमें फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं तो उनका आईपी सबसे ज्यादा हो जाता है, और जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन और फास्फोरस ये जो एलिमेंट है इनमें हाफ फील्ड पोजीशन होती है तो इनका आईपी भी ज्यादा हो जाता है, और अदर का जो आईपी है वो इनके कंपेरिजन में कम होता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये फैक्टर्स हैं जो कि आईपी को इफेक्ट करते हैं, और इनकी वजह से जो आईपी का वैल्यू है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें।